Hello everyone, Kanoje sir here and welcomes you in Student Point Academy. Today in this video we are going to start lesson number 21 Busy at Work Standard 5th Maharashtra State Board EVS1. So in this video we are learn about the detailed information about our internal organs. Okay, so let's start. So students, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और हमारे YouTube के वीडियो के सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो लेसन नंबर 21 बिजी एट वर्क अवर इंटरनल ऑर्गन्स। देखिए सबसे पहले देखिए हमारा जो ये लेसन है ये टोटली पूरी तरह से बेस्ड है इंटरनल ऑर्गन्स पर। ओके, पर इंटरनल ऑर्गन्स के सबके पहले यहाँ पर एक और नाम दिया गया आपके लेसन में जिसका नाम है बिजी एट वर्क। तो ऐसा क्यों कहा गया होगा? वो इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स है ये हमेशा काम करते रहते हैं, ये काम करना कभी बंद नहीं करते। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे हार्ट के बारे में। आप चाहे नींद में हो या फिर जाग रहे हो, आप किसी भी समय पे मतलब आप जब भी अपने चेस्ट पर अपना हाथ रखेंगे तो आपको वहां पर पंपिंग एक धड़कन जो होगी दिल की वो सुन या फिर महसूस होगी। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, चाहे हम जाग रहे हो या सो रहे हो। तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ओके, ज्यादातर ऑर्गन्स ये अपना काम करते रहते हैं। जैसे कि हम इंटेस्टाइन एब्डोमिनल कैविटी मतलब पेट के अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी है जिसमें इंटेस्टाइन्स है, ओसोफेगस है, ओके, लीवर है, पेनक्रियाज है, ये सब क्या करते हैं, हम सोते भी रहे तो भी ये वर्क करते रहते हैं। हम सोते भी रहेंगे तो भी हमारा माइंड जो है वो वर्क करते रहता है, इसलिए तो हमें नींद में भी सपने आते हैं। इसका मतलब हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं ये हमेशा बिजी रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। कैन यू रिकॉल? आइए, आपने 4th स्टैंडर्ड में इसके पहले क्या पढ़ा था वो देख ले। टेक अ लार्ज शीट ऑफ थिक पेपर about the height of a child in a class, put it on the wall as shown in the picture, as secure it with tape. Ask one student and stand against in another to draw outline of the body. जैसे जिस तरह से देखिए यहाँ पर वॉल में एक पेपर लगाकर उस पर बॉडी बनाई गई है। ओके, बॉडी की एक डायग्राम बनाई गई है। वैसे ही आप एक बॉडी की डायग्राम बना सकते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए, एक वॉल पर आप बॉडी की डायग्राम बनाएं। वॉल पर नहीं बना सकते तो आप एक पेज पर बनाएं। उसके बाद आपको क्या करना है देखिए, ओके, इन विच, अब यहां पर देखिए आपको पूरी जो है मतलब इंसान के अंदर, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जो पार्ट्स है बॉडी में, इंटरनल ऑर्गन जैसे ब्रेन है, ओके, लंग्स है, किडनी है, पेनक्रियाज है, ओके, डायफ्राग्म है, एसोफेगस है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, आपको जैसे भी आता है उस तरह से इसे ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद आपको ये पता, मतलब ये तो समझ में आ गया कि हमारे बॉडी के अंदर जो है इंटरनल ऑर्गन्स कितने हैं। उसके बाद फर्स्ट है इन विच कैविटी ऑफ द बॉडी इज इट सिचुएटेड, मतलब कि ये जो कैविटीज है मतलब ये जो ऑर्गन्स है ये बॉडी की किस कैविटी में है। जैसे कि अगर हम हमारे हेड की बात करें, ओके, तो हमारा जो हेड है तो हेड के अंदर जैसे जैसे स्कल है, ओके, हमारी जो खोपड़ी होती है, सिंपल भाषा में अगर आपको बताए, जो खोपड़ी है, जो स्कल है, ओके, इसके अंदर जो ब्रेन है, जो स्कल है हमारी, ये स्कल क्या कर रही है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ब्रेन हमारा ऑर्गन है। तो ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन जिस कैविटी के अंदर आता है इसे कहते हैं क्रैनियल कैविटी। क्या कहते हैं? क्रैनियल कैविटी। उसके बाद ये जो चेस्ट वाला पोर्शन है, ओके, जिसमें लंग्स आता है, हार्ट आता है और डायफ्राग्म आता है, वो होता है थोरिक कैविटी। ओके, थोरिक कैविटी। और उसके बाद ये जो पेट वाला जो हिस्सा है ये होता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल मतलब पेट। और पेट के नीचे वाला जो हिस्सा है जिसमें लीवर है और किडनी है, ओके, ये जो आएंगे ये पेल्विक कैविटी में आते हैं। तो ऐसी 4 कैविटीज हमारे बॉडी में है। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इट्स फंक्शन। अब इनके फंक्शन क्या है?
क्रैनियल कैविटी में ब्रेन है, ब्रेन का फंक्शन है सोचना। ओके, थोरिक कैविटी में लंग्स है, लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन ओके गैस को एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। उसके अंदर फिर थोरिक कैविटी में डायफ्राग्म है। ओके, अब इन सभी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। डायफ्राग्म क्या करता है कि ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ढकेलने का काम डायफ्राग्म का होता है। ओके, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी में जो पेनक्रियाज होती है, ओजोफेगस होते हैं, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। पेल्विक कैविटी में लीवर है और किडनीज है, तो ये बॉडी को फिल्टर करने का काम करते हैं, जो भी लिक्विड मटेरियल हमारे बॉडी में होता है उसे छानने का काम करते हैं। ओके, तो which आर द बोन्स दैट प्रोटेक्ट इट, अब इन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है, तो क्रैनियल कैविटी में स्कल होती है, खोपड़ी, उसे इंग्लिश में स्कल कहते हैं। तो स्कल वाली जो बोन होती है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। थोरिक कैविटी के अंदर जो लंग्स, हार्ट और डायफ्राग्म है, इसे रीब कैच, मतलब हमारी चेस्ट के ऊपर जो पिंजरा बना होता है, ओके, इस तरह से जो रीब कैच बनी होती है, ये रीब कैच जो बनी होती है, ये रीब कैच बोन होती है, वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। ओके, और यहां पर देखिए, यहां पर भी एक कैविटीज होती है, हमारा जो ये पेट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ओके, वेस्ट में, तो यहां पर भी एक कैविटी बोन्स होती है। ये बोन इस पेल्विक कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उन्हें सपोर्ट करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन go on inside the body continuously with the help of certain organs। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, मतलब सांस लेना, डाइजेशन की, मतलब खाने को पचाना, ये प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो लेट अस लर्न समथिंग अबाउट दिस प्रोसेस एंड द ऑर्गन्स दैट कैरी आउट दैट। और आज हम इस लेसन में रेस्पिरेशन और डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में समझेंगे और उन ऑर्गन के बारे में समझेंगे जो इस प्रोसेस को पूरा करने में मदद करते हैं। ट्राई दिस, यूज अ वॉच टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू आर ब्रीथ इन 1 मिनट व्हेन यू आर सिटिंग कंफर्टेबली। जब आप रेस्ट पोजीशन में बैठे हो, ऐसा नहीं कि आप दौड़ के आ रहे हो, भाग के आ रहे हो या कोई काम कर रहे हो, आप काफी समय से, मतलब आप 15-20 मिनट से अगर चेयर पर बैठे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, ऐसे में आप अपना हाथ लीजिए और अपनी चेस्ट पर रखिए और काउंट कीजिए कि आपने 1 मिनट में कितनी ब्रीथ को महसूस किया है। ओके, कितनी या फिर आपने कितनी बार ब्रीथ किया है। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने सांस कितनी बार लिया है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपका हार्ट जो है ये कितनी बार पंप हुआ है। फ्रॉम दिस वर्क आउट अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन आवर्स। तो हम 1 घंटे में कितना ब्रीथ करते हैं ये हम पता लगा सकते हैं। हम 1 मिनट में कितना ब्रीथ करते हैं, अगर हमने ये पता लगा लेगा तो हम 1 घंटे में कितना ब्रीथ करते हैं हम ये भी पता लगा लेंगे। नेक्स्ट, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है इस लेसन में वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना या छोड़ना। ओके, हम ऑक्सीजन को लेते भी हैं और हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेने के बाद जो गैस बच गई, ओके, जो बाहर किसी काम की नहीं है, उसे हम छोड़ देते हैं, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ओके, तो हमारे बॉडी में देखिए, हमने ऑक्सीजन लिया तो लेने के बाद वो पूरी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गायब नहीं हो जाएगी, वो ऑक्सीजन बर्न होंगी। जब ऑक्सीजन का यूज होता है तो वो जलती है और जलने पर वो कन्वर्ट होती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है। जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन का यूज कर लेती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। तो सांस को अंदर लेना ऑक्सीजन लेना और सांस को बाहर छोड़ना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इन दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन करना। तो वी नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लाइव। हमें जिंदा रहने के लिए हवा की, पानी की और खाने की जरूरत है। ओके, सो इट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी टू गेट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और इसलिए
हमारी बॉडी के लिए भी ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यूअस होना चाहिए। हम कुछ थोड़े देर के लिए, आप चाहे हम 1 मिनट के लिए भी अपने नाक और मुंह को बंद करके नहीं रख सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू ब्रीथिंग, और ये ऑक्सीजन हम हवा से लेते हैं। हवा में ऑक्सीजन मौजूद होता है, उसमें से ऑक्सीजन को लेते हैं और इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग की मदद से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। दैट इज वाई वी ब्रीथ कंटिन्यूअसली, और इसलिए हमारे बॉडी को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन को हम लेते रहते हैं। तो इन आवर बॉडी देयर आर ऑर्गन दैट कैरी आउट द वर्क ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमारे बॉडी में कुछ जो ऑर्गन है, ओके, वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन का काम करते रहते हैं। तो रीड देयर नेम्स एंड इन द डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज एंड ऑल्सो देयर डिस्क्रिप्शन। तो आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी इमेज देखेंगे और इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सो यहां पर देखिए द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है हमारे बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से शुरू होता है? देखिए, हम सांस लेते हैं हमारी नोज से, मतलब नाक से। तो या नाक से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है। तो देखिए नोज, नोज के बाद ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है, ये विंड पाइप, इसमें से हवा जाती है। ओके, इसको ट्रैकिया कहते हैं इंग्लिश में, या फिर आप इसे विंड पाइप भी कह सकते हैं। इसके दोनों नाम है, ट्रैकिया कहिए या विंड पाइप कहिए। ओके, तो ये जो यहां से हवा अंदर जाती है, जब हम सांस लेते हैं, इस पाइप से खाना नहीं जाता। फूड का पाइप अलग होता है और हवा का पाइप अलग होता है। ओके, एयर का पाइप, एयर जो पैसेज होती है, ओके, हमारे नाक से, उसका पैसेज अलग होता है, फूड पैसेज अलग होता है। तो अभी हम सिर्फ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये होता है नोज से शुरू, फिर बीच में आता है एक ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप कहेंगे। ये विंड पाइप हमारे लंग्स में कनेक्टेड है। हमारे पास लंग्स दो है, लेफ्ट और राइट। ओके, और इन दोनों लंग्स में एयर जो है, ऑक्सीजन, ये जाती है। जाने के कारण जब हम, हमारे अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो हमारी चेस्ट थोड़ी सी फूल जाती है, स्ट्रेच होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब ये ऑक्सीजन, लंग्स जब ऑक्सीजन रिसीव करते हैं तो ये फूलते हैं। जैसे बलून में हम हवा डालते हैं तो बलून फूल जाता है, वैसे ही जब लंग्स में हवा आती है, एयर आती है, ऑक्सीजन आता है, तो ये भी फूल जाता है। ओके, उसके जस्ट लंग्स के नीचे देखिए, यहां पर आपको डायफ्राग्म दिखाई दे रहा है। इस डायफ्राग्म का काम क्या है? देखिए, जब हमारे शरीर में हवा, जब हम अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी है। तो छोड़ने के लिए, ऑक्सीजन को बाहर ढकेलने के लिए डायफ्राग्म काम करता है। ओके, तो ये पूरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर आती है नोज, ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप कहेंगे, लंग्स और डायफ्राग्म। ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो द डायग्राम अबाउ शो अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऊपर जो डायग्राम हमने देखी, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बता रहा है। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस अंदर लेते हैं, the air from outside goes into the trachea and through it branches into the lungs. In the lungs, these branches divide further into smaller and smaller branches. At the end of the last branches, their air sac are alveoli. मतलब यहां देखिए कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, देखिए नोज से, नोज के बाद विंड पाइप से, विंड पाइप के बाद यहां पर देखिए लंग्स, और लंग्स के अंदर बहुत सारी और काफी सारी ब्रांच होती है। और लंग्स के अंदर की सबसे लास्ट वाली जो ब्रांच होती है, जहां पर ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, उसे कहते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई यहां पर देखिए आपको ये कलरफुल डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, ब्लू रेड, ये जो डॉटेड दिखाई दे रहे हैं लंग्स के अंदर, ओके, यही है एल्वियोलाई। ओके, आप जैसे ही बड़ी स्टैंडर्ड में जाएंगे, आगे क्लासेस में जाएंगे, तो आप लंग्स के अंदर के बाकी सारे और छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ही समझना है कि आपके पास एक लंग्स है, लंग्स के अंदर काफी सारी ब्रांचेस हैं, उस ब्रांचेस के अंदर एयर पास होती है, ओके, जाती है, और सबसे लास्ट वाली जो ब्रांचेस है उसे कहते हैं एल्वोलाई। और वहीं पर, एल्वोलाई मतलब ये सैक होती है, छोटे छोटे सैक बने होते हैं। ओके, और ये सैक में ऑक्सीजन रिसीव होता है और यहीं पर गैस एक्सचेंज होती है। गैस मतलब ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, और ये दोनों गैस यहीं पर एक्सचेंज होती है। मतलब हमारी बॉडी ऑक्सीजन को रिसीव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है, और ये पूरा काम अल्वोलाई के अंदर होता है।
ओके, ध्यान रहेगा आपको। देन बिटवीन द थोरिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी देयर इज एन ऑर्गन लाइक फ्लेक्सिबल शीट, इट इज कॉल्ड डायफ्राम। अब देखिए हमारे बॉडी में ये जो है, ये जहां पर ये लंग्स होता है, इस लंग्स में ये जो लंग्स है, ये लंग्स जिसमें होते हैं यहां पर होती ये है थोरिक कैविटी। ओके, और लंग्स के नीचे जो है यहां पर होती है एब्डोमिनल कैविटी। ओके, और थोरिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों के बीच में जो बच जाता है वो है डायफ्राम। मतलब डायफ्राम ना थोरिक कैविटी में आता है और ना ही एब्डोमिनल कैविटी में आता है, ये दोनों कैविटी के बीच में होता है। द डायफ्राम एंड इट्स मूवमेंट, डायफ्राम और उसके मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स वी ब्रेथ इन द इनकमिंग एयर फिल्स एंड अल्वोलाई इन द लंग्स। मतलब डायफ्राम जैसे ही नीचे आता है हम सांस लेते हैं। व्हेन डायफ्राम मूव्स अप, जैसे ही डायफ्राम ऊपर की ओर मूव होता है हम सांस को छोड़ते हैं। अब ये डायफ्राम करता क्या है, जैसे ही डायफ्राम ऊपर की ओर मूव होता है ये हमारे लंग्स को ऊपर की ओर ढकेलता है, पुश करता है, जिसके पुश करने के कारण हमारे बॉडी में या हमारे लंग्स में जो भी हवा भरी हुई है, ओके, गैस एयर भरी हुई है, ये पूरी हवा को वो बाहर कर देता है, जिसके साथ हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। अब देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मींस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, इनके एक्सचेंज के बारे में। व्हेन द आउटसाइड एयर रीचेस द अल्वोलाई, जब बाहर की हवा एल्वोलाई तक पहुंचती है, एल्वोलाई कहां पर है, लंग्स के अंदर है, लंग्स का सबसे लास्ट सैक। ओके, तो जब बाहर से आई हुई हवा जब एल्वोलाई तक पहुंचती है, द ऑक्सीजन इन इट्स पास इनटू द ब्लड, तब वहां से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है जो एल्वोलाई के आसपास होती है। ओके, विद द ब्लड इट इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ब्लड के कारण, मतलब जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो लंग्स में गया, लंग्स से एल्वोलाई में गया, एल्वोलाई से वो ब्लड में मिक्स हुआ, और ब्लड हमारे शरीर की हर एक पार्ट में फैला हुआ है, तो खून के साथ, ब्लड के साथ ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर पार्ट तक पहुंच जाता है। एट द सेम टाइम, उसी समय जैसे कि एल्वोलाई में ऑक्सीजन रिसीव किया गया है जो ब्लड में मिल गया, एट द सेम टाइम उसी समय द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ब्राउट बाय द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड द्वारा लाया भी जाता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, हमारे जो बॉडी है उसमें दो तरह की नसें हैं, वेन्स और आर्टरीज। ओके, ये दोनों नसों का अलग अलग काम है। एक नस ऑक्सीजन को लेकर जाती है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाती है। समझ में आया? तो ये दोनों नसें जो होती है जिनमें से खून बह रहा होता है, इन दोनों नसों, ये दोनों नसें कहां पर जुड़ी होती है, एल्वोलाई में जुड़ी होती है। अब यहां पर होता क्या है कि एल्वोलाई जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई करेगा, एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा और नोज के थ्रू शरीर से बाहर कर देगा। तो फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंटर द एयर इन द एल्वोलाई, व्हेन वी एक्सेल द कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो गिवन आउट विद द एयर। मतलब जैसे ही हम एक्सेल करेंगे, एक्सेल करना मतलब सांस को छोड़ना, इनहेल करना मतलब सांस को अंदर लेना। देखिए, दो प्रोसेस के बारे में हमने स्टैंडर्ड थर्ड में और फोर्थ में भी पढ़ा था, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल मतलब अंदर लेना, एक्सहेल मतलब बाहर छोड़ना, और ये दोनों एक्टिविटी जिस प्रोसेस के अंदर आती है उसे ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इन दिस वे एन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेक प्लेस इन द एल्वोलाई। अब यहां पर क्या है कि इसलिए जो एक्सचेंज हो रहा है गैस का, मतलब एल्वोलाई में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है, और ऑक्सीजन लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जा रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस एल्वोलाई में होती है, और इसी प्रोसेस को हम एक्सचेंज ऑफ गैस कहते हैं जो एल्वोलाई में होती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल मे बी प्रेजेंट इन द एयर इन द एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में धुआं, मतलब जो स्मोक होता है, स्मोक के सूट पार्टिकल्स होते हैं, आपको धुआं दिखाई देता है। ओके, तो धुआं जनरली आपने देखा होगा कि जिस घर में हमेशा धुआं उठता है, जैसे मान लीजिए चूल्हा जलाया जाता है या लकड़ियां जलाई जाती है, तो उस घर की जो छत होती है वो काली पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्मोक होता है, उस स्मोक के अंदर सूट पार्टिकल्स होते हैं,
वो इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, हमें सिर्फ धुआं दिखाई देता है। पर उस धुएं के अंदर जो सूट पार्टिकल्स होते हैं, धुएं के जो पार्टिकल्स होते हैं, तो हमारे आसपास कहीं पर भी धुआं उठ रहा हो, चाहे कोई चीज जल रही हो, ओके, या किसी गाड़ी से धुआं निकल रहा हो, ये धुआं जब हमारे शरीर के अंदर जाता है एयर के थ्रू, नोज के थ्रू, ओके, एयर में मिक्स होकर, तो ये स्मोक के पार्टिकल्स हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं। तो इसी तरह से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में धूल उड़ रही होती है, वो भी हवा के थ्रू, हमारे नोज के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने फेस को कवर करके निकलिए, ओके, जिससे डस्ट पार्टिकल और स्मोक के पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, उसकी मात्रा जो है थोड़ी कम हो जाएगी, या फिर वो आपके शरीर में नहीं जाएगा। सो देयर में इवन बी डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। और अगर ऐसा होता है, धुआं या डस्ट के पार्टिकल्स, स्मोक के सूट पार्टिकल्स या डस्ट के पार्टिकल जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी को बीमारी होती है, किसी चीज की प्रॉब्लम्स, सीवियर प्रॉब्लम से हमें फेस करना पड़ता है। सो द इनर लाइनिंग, नाउ द इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैज फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। तो हमारे बॉडी में देखिए, द इनर लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो लंग्स है, उस लंग्स के अंदर, ओके, इनर लाइनिंग्स होती है, छोटी छोटी हेयरी लाइनिंग्स होती है। इनर लाइनिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैज फाइन हेयर। जैसे कि अब हम हमारी नोज के बारे में बात करें, तो हमने देखा है कि नाक के अंदर बाल होते हैं। अब नाक के अंदर बाल की क्या जरूरत है भाई? बहुत जरूरत है हमारे नाक के अंदर बाल होने की। नाक जो है एक तरह से हमारे शरीर में जब हम एंटर करते हैं, जब हम हवा या एयर जब अंदर लेते हैं, तो नाक में जो बाल होते हैं ये एक तरह से जाली का काम करते हैं। जैसे कि हम जब नल से पानी लेते हैं, तो पानी लेते समय हम वहां पर एक कपड़ा लगा लेते हैं, जिससे पानी छान कर हमारे पॉट में आ जाए, ओके, हम इसीलिए जाली का या किसी कपड़े का यूज करते हैं। उसी तरह हमारे नाक में बाल होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल है वो हमारे नाक में ही रुक जाए, वो हमारे लंग्स तक ना पहुंचे। तो ऑन दिस इनर लाइनिंग देयर इज ऑल्सो लेयर ऑफ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। और ये जो इनर लाइनिंग होती है, मतलब नाक के अंदर जो सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस, उसे हम म्यूकस कहते हैं। म्यूकस मतलब जब हमें सर्दी होती है तो नाक से जो लिक्विड बहता है बाहर, उसे ही इंग्लिश में म्यूकस कहा जाता है। ये म्यूकस हमारे नाक में थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमेशा मौजूद होता है, जो बाहर से आने वाली धूल को नाक में ही रोक देता है। तो डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल स्टिक ऑन दिस सब्सटेंस। और डस्ट और स्मोक पार्टिकल, बाहर से आने वाली धूल या धुआं जो होता है, इसके जो सूट पार्टिकल्स होते हैं, ये सूट पार्टिकल्स हमारे नाक के अंदर ही रुक जाते हैं। दस द हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर कैन नॉट रीच द लंग्स, जिसके कारण हमारे लंग्स में हार्मफुल सब्सटेंस नहीं पहुंच पाते। ओके, नाउ ट्राई दिस। काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ in 1 minute just after you have run 100 meters। देखिए, अगर आप 100 मीटर की रनिंग करते हैं, 100 मीटर तक दौड़ते हैं, तो 100 मीटर दौड़ने के बाद आप रुक जाइए और आप चेक कीजिए कि आपने 1 मिनट में कितनी बार सांस ली है। Get someone else to count how many times you breathe in 1 minute while you are asleep. What is the difference in two count? देखिए, जब हम नॉर्मल काम कर रहे होते हैं तब हमारी सांस लेने की स्पीड, रेट अलग होता है। जब हम दौड़ते हैं, काम कर रहे होते हैं या कुछ दौड़ रहे होते हैं, तब हमारी सांस, दौड़ने के बाद हमारी सांस बहुत ज्यादा फूलती है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जब हम सो रहे होते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, तब हमारी बॉडी जो है उतनी ज्यादा गहरी सांस नहीं लेती। तो जब आप दौड़ रहे होंगे, दौड़ने के बाद जब आप रुकेंगे, तो उसके बाद आपकी सांसें बहुत ज्यादा तेज चलेंगी, आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। पर आप सोते रहेंगे तो आप देखेंगे, मतलब आप तो नहीं दिखेंगे, तो सोते समय क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ्रेंड को बोलना होगा कि जब आप सोते रहेंगे तो वो काउंट करेंगे कि आपने कितना ब्रीथ किया है। अब इन दोनों अमाउंट ऑफ ब्रीथ को देखोगे तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा।
क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम हमारे बॉडी को उतने ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। पर जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं या रनिंग करने के बाद हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसके कारण हमारी सांसें बहुत ज्यादा तेज चलने लगती है। तो द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, अब स्मोकिंग के इफेक्ट को समझे। इफ वन कीप्स स्मोकिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द स्मोक कलेक्ट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से स्मोक कर रहा हो, स्मोक करना मतलब सिगरेट या बीड़ी पीना, ओके, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा हो बहुत लंबे समय से, तो उसके शरीर के अंदर एक टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला, जहरीला, ओके, टॉक्सिक सब्सटेंस, एक जहरीला सब्सटेंस उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में आकर फंस जाता है। ओके, एज द रिजल्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब कहां पर जाएगा, वो लंग्स में जाकर जमा हो जाता है। एज अ रिजल्ट द एयर दैट एंटर द लंग्स इनटू द सफिशिएंटली प्यूरिफाइड एंड impurities in the air begun to accumulated in the lungs। मतलब कि क्या होता है कि कंटिन्यू स्मोकिंग करने से जो स्मोकिंग के सूट पार्टिकल है धुएं के, वो आपके जो पैसेज है, ओके, जैसे जो रास्ता है नोज से लेकर पूरा ये विंड पाइप जो होता है जो लंग्स तक जाता है, यहां पर ये धुआं बैठ जाता है। बैठने के बाद ये क्या करता है कि उस पैसेज को इंप्योर कर देता है। अब जब मान लीजिए किसी पाइपलाइन के अंदर अगर कचरा जमा हो गया, तो क्या वहां से पानी सही तरीके से फ्लो हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह से हमारे ये पैसेज होते हैं। तो कंटिन्यूअसली अगर कोई बहुत लंबे समय तक स्मोक कर रहा हो, तो उसके साथ भी ऐसा हो जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में ना तो ऑक्सीजन सही तरह से पहुंच पाता है और ना ही इम्प्योर गैस जो बाहर जानी चाहिए शरीर के, वो सही तरीके से शरीर के बाहर आ पाती है और वो वहीं पर एक्यूमुलेट होकर रह जाती है, फंस जाती है। एज अ रिजल्ट द इफिशियंसी ऑफ लंग्स इज रिड्यूस, जिसके कारण हमारे लंग्स की जो ताकत होती है वो कमजोर हो जाती है, इफिशियंसी कमजोर हो जाती है। द लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग डिसीज ऑफ द लंग्स इंक्रीज, जिसके कारण हमारे लंग्स की बीमारियां बढ़ने लगती है, लंग्स डिसीज बढ़ने लगती है, जैसे कि लंग्स का कैंसर होना। तो द सॉलिड पार्टिकल इन टोबैको, स्मोक फ्रॉम सिगरेट और बीड़ी, फ्रॉम अ स्टिकी लेयर इनसाइड द एल्वोलाई, दीज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी। तो एल्वोलाई में क्या होता है कि तंबाकू जो होता है, तंबाकू से निकलने वाला धुआं, ओके, क्योंकि सिगरेट और बीड़ी के अंदर टोबैको होती है, तंबाकू होती है, ये तंबाकू से जो धुआं निकलता है, ये धुआं हमारे लंग्स के अंदर जाकर एल्वोलाई में फंस जाता है। और अगर एल्वोलाई में ये धुआं फंस गया तो होता क्या है कि वो वहां पर जम जाता है, और अगर एल्वोलाई में वो जम गया तो एल्वोलाई की जो सैक होती है, वो जो लेयर होती है, वो जो जाली होती है एल्वोलाई में, वो पैक हो जाती है। और अगर वो पैक हो गई तो उसमें से गैस एक्सचेंज नहीं होंगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगी, जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई हमारे बॉडी में कम हो जाएगा। इन एडिशन सम टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टोबैको आल्सो एंटर द एल्वोलाई, जिसके कारण क्या होगा कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो और ज्यादा एल्वोलाई में फंसते जाएंगे। दिस इल इफेक्ट लीड टू डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंक्लूडिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज लाइक लंग्स कैंसर। मतलब इसके कारण हमें हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम से सफर करना होगा और इससे कई बार लोगों को लंग्स कैंसर भी हो जाता है। इसलिए तो हर शो को, टीवी सीरियल मूवीज को शुरू होने से पहले वहां पर दिखाया जाता है कि सिगरेट और बीड़ी ये लंग्स के लिए हानिकारक है, ये जानलेवा है। ओके, सो अब देखेंगे हम पैसिव स्मोक के बारे में। देखिए पैसिव स्मोक क्या है। देखिए, एक व्यक्ति जो स्मोकिंग करता है उसे हम स्मोकर कहते हैं। जो सिगरेट या बीड़ी पीता है वो हुआ स्मोकर। जो सिगरेट और बीड़ी नहीं पीता, ओके, फिर भी उसके अंदर धुआं जा रहा है, चाहे वो किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति उसके पास बैठकर सिगरेट या बीड़ी पी रहा हो, तो बाजू वाले के भी अंदर वो स्मोक जाएगा, वो धुआं जाएगा। तो वो न चाहते हुए भी सिगरेट और बीड़ी का धुआं या गाड़ी से निकलने वाला धुआं या लकड़ी के जलने वाला धुआं, वो न चाहते हुए भी अपने बॉडी के अंदर ले लेता है।
तो वो भी स्मोक को अंदर ले रहा है। स्मोक इन, इट मीन्स स्मोकिंग, वो न चाहते हुए भी, सिगरेट बीड़ी ना पीते हुए भी वो धुएं को अंदर ले रहा है, जिसे हम पैसिव स्मोकर कहते हैं। एक होता है स्मोकर जो जानबूझकर सिगरेट बीड़ी पीता है और धुआं अंदर लेता है, एक न चाहते हुए भी धुआं अंदर लेता है, उसे हम पैसिव स्मोकर कहेंगे। सो इफ देयर आर पीपल अराउंड अस हु स्मोक, देन वी मे हैव to face the consequence of smoking even if we do not smoke overless. So that is why there is now a ban on smoking in public place. तो अगर कोई पब्लिक प्लेस में सिगरेट या बीड़ी पी रहा हो तो उससे निकलने वाला धुआं भी हमारे अंदर जाता है और हम पैसिव स्मोकर बन जाते हैं। इसलिए स्मोकिंग पब्लिक प्लेस पर करना मना है। तो अ न्यू वर्ड, अब आपके लिए एक नया शब्द है, अभी तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, और वो नया शब्द है ग्लैंड। ओके, एन ऑर्गन दैट सीक्रेट अ सर्टन सब्सटेंस, मतलब एक ऐसा ऑर्गन जो कोई सर्टन सब्सटेंस को हमारे बॉडी के अंदर तैयार करता है, किसी चीज को तैयार करता है, उसे हम ग्लैंड कहेंगे। ओके, हमारे शरीर के अंदर की कोई ऐसी चीज जो हमारे शरीर के अंदर किसी नई चीज को तैयार करती है, उसे हम ग्लैंड कहेंगे। हिंदी में उसे ग्रंथिया कहा जाता है। सो अब ग्लैंड को हम डाइजेशन में पढ़ने वाले हैं, इसलिए डाइजेशन को पढ़ाने से पहले ग्लैंड आपको ये वर्ड दिया गया है। अब आइए डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, ओके, वो सारी चीजें आपने अभी यहां पर पढ़ ली। नाउ लेट अस नाउ लर्न समथिंग अबाउट द एलिमेंटरी कैनल, द डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। अब हम देखेंगे एलिमेंटरी कैनल के बारे में। एलिमेंटरी कैनल मतलब हमारे शरीर के अंदर जो अतड़ियां होती है उसके बारे में हम यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, और इसी को हम डाइजेस्टिव ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर हमारा खाना पचता है। ओके, नाउ द एलिमेंटरी कैनल, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला हमारा टॉपिक है एलिमेंटरी कैनल। ओके, सो द फूड वी ईट इज डाइजेस्ट इन अवर बॉडी, तो जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर पच जाता है। So that is substance that can mix with the blood are formed from food. तो जो खाना हमारे बॉडी में पच गया, जो डाइजेस्ट हुआ, देखिए हमने खाया, हमने इतना खाया या इतना खाया, वो पूरा का पूरा खाना हमारे बॉडी में कभी डाइजेस्ट नहीं होता। हमारी बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट होता है उतना ही खाना हमारे ब्लड में मिक्स होता है, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो सुबह सुबह 2 नंबर की प्रोसेस से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे हम स्टूल कहते हैं इंग्लिश में, वो हमारे बॉडी का अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है। So these process take place in different part of a long and a flexible tube inside our body. तो हमारे बॉडी के अंदर एक लंबी सी फ्लेक्सिबल ट्यूब है, बहुत बड़ी लंबी सी फ्लेक्सिबल ट्यूब है, और इन्हीं लंबी सी फ्लेक्सिबल ट्यूब के अंदर डाइजेशन की ये प्रोसेस चलती है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड द एलिमेंटरी कैनल, और इस ट्यूब को एलिमेंटरी कैनल कहा जाता है। ओके, द अपर एंड ऑफ दिस ट्यूब is the mouth and the lower end is called anus। और ये जो ट्यूब होती है एलिमेंटरी कैनल की, ये हमारे मुंह से लेकर एनस तक होती है। अब आप कहेंगे एनस मींस क्या? तो जब हम पॉटी करते हैं तो पॉटी जिस जगह से बाहर आती है उसे हम एनस कहते हैं, और एनस को हिंदी में कहते हैं गुदद्वार, गुदद्वार। और हम जो खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी से पचने के बाद जो अनडाइजेस्ट फूड होता है हमारे शरीर के गुदद्वार से बाहर निकल जाता है। और ये जो पाइप होता है, अब यहां पर देखेंगे हम, ये इमेज आप ध्यान से देखिए, ये है माउथ। ये जो पाइप है, ओके, एब्डोमिनल कैविटी का जो पाइप है, ये यहां से शुरू होता है। यहां पर विंड पाइप अलग है और ये फूड पाइप अलग है। विंड पाइप से हवा जाएगी, फूड पाइप से पानी और खाना जाएगा। तो ये फूड पाइप से खाना यहां पर जाता है। उसके बाद ये है आपका स्टमक, पेट, यहां पर खाना जमा हो जाता है। जमा होने के बाद धीरे धीरे खाना पचते पचते इन अतड़ियों से निकलते निकलते ऐसे घूमते हुए पूरा यहां से इस एनस से बाहर निकल जाता है। ओके, तो इवन
if there is continuous tube going from the mouth to anus, the shape of this tube is not the same in all parts. तो ये जो ट्यूब है जो हमारे बॉडी में मुंह से शुरू होकर एनस पर जाकर खत्म होती है, इसका शेप पूरे शरीर में एक जैसा नहीं है. कहीं पर देखिए पतला है, फिर कहीं पर और मोटा है. ओके, कहीं पर ये थीन हो जाता है, कहीं पर ये थिक हो जाता है. तो नाउ the different part of the alimentary canal have different structure and function. These different part are called digestive organ. और हमारे बॉडी में जो ये एलिमेंट्री कैनल है, इस एलिमेंट्री कैनल के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं और बॉडी के इस अलग अलग स्ट्रक्चर को ही हम पूरा मिलाकर डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं. सो सर्टन ग्लैंड्स आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनल असिस्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. सर्टन ग्लैंड, कुछ ऐसी ग्लैंड्स है, कुछ ऐसी ग्रंथियां है, कुछ ऐसी ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनल के बाहर है. एलिमेंट्री कैनल के अंदर नहीं है, एलिमेंट्री कैनल के बाहर है. पर ये क्या है? ये असिस्ट है. असिस्ट मतलब असिस्टेंस किसका? एलिमेंट्री कैनल का. किस चीज के लिए? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के लिए. मतलब कि हमारे बॉडी की जो पाचन क्रिया है वह एलिमेंट्री कैनल के अंदर तो चलती है, पर इस एलिमेंट्री कैनल को सपोर्ट करती है कुछ ऐसी ग्लैंड जो खाने को पचाने में मदद करेंगी, हेल्प करेंगी. ओके, तो ये जो है, जैसे कि यहां पर हम लीवर क्या है? एक ग्लैंड है. अब ये लीवर क्या करता है? लीवर ये असिस्टेंस है. किसका? लीवर किसका असिस्टेंस होगा? लीवर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनल का असिस्टेंस. तो लीवर क्या करता है? खाने को पचाने में मदद करता है. खाने को पचाता नहीं, खाने को पचाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनल, पर उसे और ज्यादा पचाने के लिए मदद करता है लीवर. नाउ अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में. ओके, अभी हमने क्या पढ़ा था? डाइजेशन के बारे में. डाइजेशन में हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल के बाद अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन. The process of digestion begin as soon as food is taken into the mouth. जैसे ही हम खाना मुंह के अंदर लेते हैं वहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है. पाचन होना मतलब क्या? हमने जो खाना खाया उसे बारीक बारीक पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना, तोड़ना. तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमने रोटी खाया, चावल खाया या फिर कोई भी आपने फ्रूट खाया, जो भी खाया, सैलाड खाया, उसे आप चबा चबा कर खाते हैं. इसका मतलब जो भी चीज आपने खाई उसे आप मुंह में ही पीस लेते हैं. डाइजेशन का मतलब ही होता है पीस जाना, पीस लेना. ओके, तो आप मुंह से ही ये प्रोसेस को शुरू करते हैं. द टीथ, टंग्स एंड सलाइवा ऑल हेल्प टू कन्वर्ट फूड इनटू सॉफ्ट मॉइस्ट बॉल कॉल्ड बोलस व्हिच इज इजी टू स्वैलो. अब यहां पर क्या होता है कि जैसे ही हम निवाला जब मुंह के अंदर डालते हैं और जब उसे चबाते हैं तो चबाते चबाते वो एक मोइस्ट बॉल बन जाता है. ओके, और ये बॉल इजीली पाइप के अंदर से फिसलता हुआ ओसोफेगस में चला जाता है. सो द बोलस पैसेज थ्रू द ओसोफेगस इनटू स्टमक. ओके, ओसोफेगस में चला जाता है और स्टमक में चला जाता है. सो द स्टमक इज अ शेप लाइक बैग. जो हमारे बॉडी में जो स्टमक है ये एक थैली के जैसा है, बैग के जैसा है. हियर द फूड इज चूर्न्ड. यहां पर जो फूड होता है वो चूर्न्ड होता है. अब ये चूर्ण होना मतलब क्या होना? अब सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो मिक्सर होती है, मिक्सर के अंदर हम कुछ भी चीजों को डालते हैं तो क्या होता है? सारी चीजें ऐसे घूमने लगती है. ओके, हम पीसने की बात नहीं कर रहे. ओके, मिक्सर तो पीसता ही है, इसमें भी वही प्रोसेस होती है, तो वो घूमने लगती है. मतलब जो भी हम खाना खाते हैं ये खाना हमारे पेट के अंदर जाकर मंथन होता है, ऐसे घूमते रहता है, घूमते रहता है. जैसे आपने पुरानी मूवीज में या कृष्णा की सीरियल में देखा होगा कि वहां के लोग एक डंडे में रस्सी को बांधकर ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं मक्खन बनाने के लिए. तो वहां पर जो मटके में जो दही होता है वो कैसे रहता है? ये घूमते रहता है, इधर उधर मिक्स होते रहता है. वैसे ही हमारा खाना हमारे बॉडी के अंदर जो बैग होता है उसमें वो पूरा मिक्स होते रहता है. सो द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक ब्रिंग अबाउट सम डाइजेस्टिव प्रोसेस. और डाइजेस्टिव प्रोसेस के साथ साथ हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव जूस बनता है जिसे हम लार कहते हैं, जिसे हम सलाइवा कहते हैं. खाना खाने के बाद जब हमें बहुत ज्यादा तीखा लगता है तो मुंह से एक चिकटा सब्सटेंस बाहर आता है.
वो भी सलाइवा ही है। ये सलाइवा हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो सलाइवा है वो खाने को पचाने में मदद करता है। एट द सेम टाइम सम डिसीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स इन द फूड आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। और जब ये च्यून की प्रोसेस होती है, चिरनिंग की यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में जो जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। द फूड चेंज इनटू अ थीन स्लरी इन स्टमक। और ये जो फूड है ये बड़े से स्लरी में बदल जाता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए हमने आटा लिया, उसमें पानी डाला और उसकी लोई बना ली बड़ी सी। ओके, तो उस तरह के एक सब्सटेंस में ये चेंज हो जाता है। देन इट पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और वो धीरे धीरे जो पूरा खाना है वो छोटी छोटी अतड़ियों में जाना शुरू कर देता है। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स ऑफ एन एडल्ट इज अबाउट 7 मीटर लॉन्ग। मतलब जो बड़े लोग होते हैं, ओके, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है, जो एडल्ट पर्सन होते हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो 7 मीटर लंबी होती है। द डाइजेस्टिव जूस इन इंटेस्टाइन ब्रिंग अबाउट सेवरल डाइजेस्टिव प्रोसेस। और ये जो डाइजेस्टिव जूस है, जो लार, जो सलाइवा होती है हमारे बॉडी में, द डाइजेस्टिव जूस इन इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में होता है और ब्रिंग अबाउट सेवरल डाइजेस्टिव प्रोसेस। और ये डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्टिव प्रोसेस को होने में मदद करता है। द सिक्रेशन ऑफ some gland also help to process of digestion। सिक्रेशन होना मतलब निकलना, किसी चीज का बाहर निकलना, मतलब सिक्रेशन होना। तो सिक्रेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सिक्रेशन को का समझिए कि मान लीजिए कोई ग्लैंड है, उसमें से अगर सलाइवा बाहर निकल रहा है तो उस ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट हो रहा है, मतलब वहां से बाहर निकल रहा है। सिक्रेशन होना मतलब बाहर निकलना या रिसाव होना। सो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज डाइजेशन प्रोसेस सर्टन सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड। और जब भी डाइजेशन प्रोसेस चलती है हमारे बॉडी में तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसे सब्सटेंस तैयार होते जाते हैं। दीज आर यूजफुल टू बॉडी, कैन मिक्स विद ब्लड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, दे आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, द रिमेनिंग सब्सटेंस पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब कि ये जो छोटी छोटी जो ग्रंथियां होती, ग्लैंड्स होती है, वो कुछ ऐसे सब्सटेंस को मिक्स करती है हमारे खाने के साथ, जिससे खाना पचता चला जाता है। और जो खाना पच गया वो जो जैसे जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, दीवार होती है थिन, ओके, पतली दीवार, उसके अंदर भी बारीक बारीक वेन्स होती है। वो पूरा न्यूट्रिशियंस खाने से एब्जॉर्ब कर लेती है। जो भी खाना पच गया वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जो नहीं पचा वह अतड़ियों के थ्रू धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लगता है। सो द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ एन एडल्ट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। अब यहां पर सबसे पहले जो जितना भी हमारा खाना है एजोपेगस से छोटी इंटेस्टाइन में जाएगा। छोटी इंटेस्टाइन में पूरी प्रोसेस होती है, यहां पर खाना पचता है और खाने से डाइजेस्टिव जो फूड है वो ब्लड में मिक्स होकर हमारे शरीर में फैल जाता है। और जो खाना हमारे शरीर में नहीं पच पाया वो बड़े इंटेस्टाइन में चला जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ एन एडल्ट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। और ये जो बड़ी इंटेस्टाइन होती है ये 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है। हेंस मच ऑफ द वाटर in the remaining substance is absorbed in the body and feces और stool are formed। अब यहां पर क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो हमारे बॉडी से वाटर लेती है और वो फूड में मिक्स कर लेती है, और वहां पर फेसेस तैयार हो जाते हैं या स्टूल तैयार हो जाता है, जिसका मतलब हम सिंपल भाषा में कहें तो पेट के अंदर पॉटी बनना शुरू हो जाती है। The feces collected in a rectum for some time, later they are expelled from the body through the anus। तो ये जो फेसेस है ये रेक्टम के रूप में हमारे बॉडी में कलेक्ट हो जाता है। मतलब ये जो खाना है बचा हुआ फेसेस स्टूल, ओके, ये एक रेक्टम में जमा हो जाता है। रेक्टम में जमा होना मतलब मलाशय, इसे मलाशय कहेंगे हिंदी में। मतलब जहां पर हमारे बॉडी में जहां पर पॉटी कलेक्ट हो जाती है आकर, ओके, और जब बहुत सारी कलेक्ट हो गई फिर हमें प्रेशर जनरेट होता है और फिर हमें टॉयलेट में जाना होता है।
तो ये जो पोटी होती है ये पूरी रेक्टम में आकर जमा हो जाती है। लेटर दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, और उसके बाद फिर ये हमारे शरीर से एक्सपेल्ड कर दी जाती है, मतलब बाहर निकाल दी जाती है। किसके थ्रू? एनस के थ्रू। एनस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है अभी आधा हुआ है, और ये लेसन अभी और आगे लगभग आधा घंटा चलेगा। आप चाहे तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके इसकी स्टडी कर सकते हैं, और इस वीडियो को कंटिन्यू थोड़ी देर में फिर से कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो डू यू नो, a sufficient quantity of water is necessary for process of digestion to take place properly, as well as for food to keep moving through the alimentary canal। देखिए, sufficient quantity of water, हमारे बॉडी में जो भी जितना पानी हमें चाहिए उसे हम sufficient quantity कहते हैं, जितना पानी हमारे बॉडी को चाहिए। सो sufficient quantity of water is necessary, जितना पानी हमारी बॉडी को लगता है वो उतनी पानी की बॉडी को जरूरत चाहिए, वो चाहिए ही। सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टू टेक प्लेस प्रॉपरली, एज वेल एज फॉर फूड कीप मूविंग थ्रू एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल से जब फूड बाहर जाता है, निकलते रहता है, घूमते रहता है, उसमें जब ट्रैवल करता है, तो उस समय हमारे बॉडी को पानी की जरूरत पड़ती है। इफ वन डज नॉट ड्रिंक इनफ वाटर, अगर कोई सही तरीके से उसे बॉडी को जितना पानी चाहिए उतना पानी अगर नहीं पीता, one become constipated, that is one passes hard stool or does not pass it regularly। इसका मतलब ऐसा होगा कि आपको सही तरीके से, मतलब रेगुलरली आपको पोटी नहीं आएगी, या फिर आपकी जो पोटी होगी वो काफी हार्ड हो जाएगी, मतलब आपको अपने शरीर में तैयार हुआ स्टूल को शरीर से बाहर निकालने में परेशानी जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। नॉन of the other task in the body can go without water, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जो बिना पानी के हो सके। So the water that is absorbed during digestion is the water that is used for all other process in the body। और इसलिए हमारे बॉडी में पानी की जरूरत सिर्फ डाइजेशन के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे बॉडी में हर एक प्रोसेस के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक एडक्वेट क्वांटिटीज ऑफ वाटर, इसलिए हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। द अपर एंड ऑफ बोथ द ओसोफेगस एंड वाइंड पाइप ओपन इन थ्रॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। व्हेन फूड इज swelled, the wind pipe remain closed, but when we eat in hurry, the food may enter the wind pipe and causes us to choke on it। इसे मैं बहुत अच्छे से आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। देखिए, हमारी जो ये कैविटी है, माउथ वाला जो हिस्सा है, यहां पर दो पाइप है। ओके, एक पाइप है माउथ का और एक पाइप है नोज का। ठीक है, अब ये दोनों जो है यहां पर आकर जुड़ जाते हैं, यहां पर आकर मिल जाते हैं। आप इमेज में देख रहे हैं। ओके, ये नोज वाला पाइप है। ओके, ये नोज वाला पाइप और माउथ वाला पाइप, पर ये दोनों एक ही जगह पर जुड़े हुए हैं, पर इनके रास्ते फिर भी अलग है, फिर भी अलग है। अगर ये वाइंड पाइप हो, अगर ये फूड पाइप है तो यहां पर वाइंड पाइप होगा। ओके, हम क्या कर लेते हैं, यहां पर एक वाइंड पाइप बनाते हैं। ओके, लेट्स ड्रॉ वाइंड पाइप। यहां पर हम वाइंड पाइप यहां बना लेते हैं। ये हमने एक वाइंड पाइप यहां पर सपोज बना लिया। ओके, ये हमारा विंड पाइप है। अब ये जो विंड पाइप है, इसके अंदर से हवा जाएगी और फूड पाइप से खाना जाएगा। अब जब खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमें बात नहीं करना है, टीवी नहीं देखना है, सिंपली पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना है खाने पर। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी जो मतलब ये जो पैसेज है ये बड़ा ही स्मार्ट है। जब आप पानी पिएंगे या खाना खाएंगे तो फूड पाइप का दरवाजा खुलेगा और वो खाना और पानी बराबर फूड पाइप में जाएगा। पर जब आप सांस लेंगे तो फूड पाइप वाला दरवाजा बंद हो जाएगा और वाइंड पाइप वाला खुलेगा और वहां पर सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा। पर जब हम हड़बड़ी में खाना खाते हैं या खाना खाते समय कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे होते हैं या हम कुछ बात को सोच रहे होते हैं,
और खाना खा रहे होते हैं, तो ऐसे में हम अपने माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं। और ये जो पूरी एक्टिविटी जो है ये माइंड ही कंट्रोल करता है। और अगर हमने अपने माइंड को डिस्टर्ब कर दिया तो गलती से खाना खाते समय, खाना खाते खाते हमारा वाइंड पाइप का जो दरवाजा है वो बंद नहीं होता, फूड वाला भी खुला रह जाता है और वाइंड पाइप वाला भी खुला रह जाता है। और एक दो दाने अगर गलती से वाइंड पाइप के अंदर चले गए तो फिर आपको हिचकी आना शुरू हो जाती है और हम कहते हैं कि किसी ने याद कर दिया। हम याद नहीं करते, हमें कोई याद नहीं कर रहा होता है, हम ही किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो जाता है। तो दैट इज द रीजन वाई वी मस्ट नॉट ईट इन हरी। और इसलिए हमें जल्दी जल्दी में खाना नहीं खाना है। वी मस्ट ऑल्सो अवॉइड स्पीकिंग एंड ईटिंग एट द सेम टाइम। मतलब कि खाते समय बोलना या बोलते समय खाना, इस बात को अवॉइड करना है। या तो आप बात ही कर लीजिए या आप खाना ही खा लीजिए। नाउ डू यू नो, इफ वी वॉन्ट हेल्दी टीथ, अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत हेल्दी रहे, वी नीड टू लुक आफ्टर देम, हमें उनकी केयर करना है। एवरी टूथ हैज अ कवरिंग ऑफ enamel which protect the delicate inner part of the tooth. So enamel is a hardest substance in our body, but if we do not keep our teeth clean, even these enamel corrode and the teeth decay. मतलब देखिए, हमारे शरीर में जो, हमारे मुंह में जो दांत है, ये दांत जो सफेद कलर के जो बाहर दिखाई देते हैं, ये सफेद कलर की एक लेयर है। दांत वैसे सफेद ही होते हैं पर उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है और उस लेयर का नाम है इनेमल। अब जब हम, क्या होता है कि जब हम ब्रश अच्छे से, जब जैसे मान लीजिए आप सुबह सोकर उठ गए, सुबह सोकर उठने के बाद क्या होता है कि हमारे मुंह से गंदी बदबू आने लगती है। इसका रीजन ये होता है कि हमारे मुंह के अंदर एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी क्या करती है, किसी भी चीज को गलाने का काम करती है, सड़ाने का काम करती है। तो अगर आपने उस एसिडिटी को दांत से बाहर नहीं निकाला, उसे साफ नहीं किया, तो वह एसिडिटी लंबे समय तक आपके दांतों में फंसी रहेगी, जिसके कारण आपके दांतों के ऊपर जो इनेमल लगा हुआ है, जो हमारे बॉडी का हड्डी से भी ज्यादा मजबूत सब्सटेंस होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, उसको भी वो एसिडिटी गला देती है। और उसके बाद हमें दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे दांत डीके होना शुरू हो जाते, झीझना शुरू हो जाते, घिसना शुरू हो जाते। तो इसलिए हमें दांतों की केयर करना बहुत जरूरी है। वाइल हैविंग अवर मील्स वी एंजॉय मेनी डिफरेंट टेस्ट एंड फ्लेवर्स। जब हम खाना खाते हैं तो हम बहुत सारे टेस्ट और फ्लेवर्स को एंजॉय करते हैं। वी सेंस देम यूजिंग अवर टंग एंड नोज। और ये जो फूड है, फूड का जो टेस्ट है, इसके बारे में हमें पता चल जाता है हमारे टंग से या नोज से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही, इसका मतलब खाना बहुत अच्छा बना होगा। और मुंह में रखने के बाद अगर बहुत अच्छा लगा तो खाना बहुत टेस्टी है। बट समटाइम वी फाइंड दैट अ फूड आइटम टेस्ट और स्मेल बैड। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे फूड आइटम है जिसकी स्मेल बड़ी गंदी आ रही है और टेस्ट भी गंदा है, बदबूदार है। सो इट मे बिकॉज द फूड इज स्पॉइल्ड। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो खाना है वो स्पॉइल हो गया है, खराब हो गया है। सॉरी। वन शुड पे अटेंशन टू सच चेंजेस इन फूड। और फूड पर होने वाले चेंजेस को हमें ध्यान में रखना है। जब भी आप बचा हुआ खाना खाते हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि वो फ्रेश है या नहीं। इन केस ऑफ फूड हैज रेगुलरली गॉन बैड, वन कैन अवॉइड ईटिंग इट। अगर कोई फूड मान लीजिए वो खराब हो रहा है तो आप उसे खाना अवॉइड कर दीजिए। अगर आप उसे खाएंगे तो आप ही बीमार पड़ जाएंगे। सो कैन यू टेल, नेम द ऑर्गन दैट ब्रिंग अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गन के नाम क्या है? अभी तो हमने पढ़ा था, मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया हो तो मैं वापस बताऊंगा नहीं, अब आप कमेंट करके बताएंगे। तो सिस्टम इन द बॉडी, हमारे बॉडी में कौन सा सिस्टम क्या है वो सब यहां पर देखेंगे। यू हैव नाउ सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट रेस्पिरेशन। देखिए, हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन हैं जो रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। नोज, ट्रैकिया जिसको विंड पाइप कहते हैं, डायफ्राम और लंग्स, ये चारों ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ा। ये चारों ऑर्गन क्या करते हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, तभी तो रेस्पिरेशन हो रहा है।
अगर नाक बंद कर दी जाए तो सांस अंदर नहीं जाएगी, लंग्स काम करना बंद कर दे तो सांस तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा। मतलब इनमें से कोई भी एक चीज अगर बंद हो जाए तो काम रुक जाएगा। मतलब चारों ऑर्गन मिलकर ये काम पूरा कर रहे हैं। If even one of these organ does not function properly, the process of respiration will not be completed. और इनमें से अगर एक भी ऑर्गन रुक जाता है तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो पूरी तरह से रुक जाएगी। So a group of organ which work together to carry out a function of body is called a system. इसका मतलब है कि किसी एक काम करने के लिए जब 3 से 4 ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं, इट मींस टीम वर्क होता है, एक टीम बनाकर जब ये काम करते हैं तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। So thus nose, trachea, lungs and diaphragm together make up the respiratory system. मतलब ये चारों मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। नाउ नेम द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के बारे में नाम बताएं, क्या थे वो नाम कमेंट करके बताना है। ओके, नीचे क्या है, एनर्जी फॉर द फूड, फूड से मिलने वाली एनर्जी। तो एज अ रिजल्ट रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द बॉडी एंड स्प्रेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एज अ रिजल्ट रेस्पिरेशन, जैसे ही रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन की मदद से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फैलना शुरू हो जाता है, सभी पार्ट तक जाता है। सब्सटेंस फ्रॉम इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑल्सो मिक्स विद द ब्लड एंड रीच ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो भी सब्सटेंस इस डाइजेशन की प्रोसेस में बनता है, जैसे हमने सांस को अंदर लिया तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैल रहा है, हमने खाना खाया तो खाना खाने से जितने भी न्यूट्रिशियंस, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो भी मिला वो सब ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में फैल रहा है। सो ऑफ दीज सम सब्सटेंस एक्ट एज अ फ्यूल फॉर द बॉडी। और ये सारे सब्सटेंस जो है हमारे बॉडी में एक तरह से फ्यूल का काम करते हैं। जैसे कि बिना गाड़ी में हम पेट्रोल नहीं डालेंगे, गाड़ी में जब तक पेट्रोल नहीं डालेंगे तब तक गाड़ी नहीं चलेगी, तब तक हमारे शरीर में खाना नहीं जाएगा, तब तक हमारी बॉडी भी काम नहीं करेगी। तो एक बात ऐसा समझ लीजिए कि हमारा जो खाना है एक तरह से हमारे लिए पेट्रोल का काम करता है, फ्यूल का काम करता है। When the oxygen in the blood reaches the different part of the body, it helps the slow burning of these substance, giving energy to the body. The body uses this energy to carry out all these tasks. मतलब when oxygen in the blood reaches, जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो ये बॉडी के अलग अलग पार्ट तक जाता है, डिफरेंट पार्ट तक जाता है। इट हेल्प स्लो बर्निंग ऑफ दिस सब्सटेंस। और ये क्या करता है कि बॉडी में जो भी चीजें जमा है उससे स्लो बर्निंग करने में मदद करता है। ओके, और जो भी मतलब धीरे धीरे ये बर्निंग होता है, जो भी चीजें हमें मिली है हमारे बॉडी में, हमने खाने से जो लिया है वो धीरे धीरे बर्न करता है और इसके बर्न होने से हमें एनर्जी मिलती है। इसके बारे में हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, जिसमें हमने शुगर के बारे में पढ़ा था। ओके, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट्स, न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन सब के बारे में पढ़ा था। सो द फूड यूजेस दिस एनर्जी टू कैरी आउट ऑल दिस टास्क। तो हमारा जो फूड है वो यूज करता है इस एनर्जी का पूरा टास्क बॉडी का करने के लिए। मतलब देखिए, खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ध्यान में रखिए, खाने से हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हमारे शरीर को काम करने में मदद करती है और वही एनर्जी खाने को पचाने में भी मदद करती है। तो अब आएंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब हमारे बॉडी में सर से लेकर पैर तक हर हिस्से में ब्लड फैला हुआ है। ओके, कहीं से भी अगर कट जाए तो वहां से ब्लड बाहर आएगा। तो हमारे बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट होते रहता है, घूमते रहता है। तो द ब्लड कैरी द ऑक्सीजन ऑब्टेन फ्रॉम द एयर एंड एनर्जी गिविंग सब्सटेंस इन आवर फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बट व्हाट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग। देखिए, ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को, मतलब हमारे बॉडी में जो खून है वो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है। हमारे बॉडी में जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हमें चीजें मिल रही है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब ब्लड क्या कर रहा है, पूरे शरीर में फैला रहा है। पर सोचने वाली ये बात है कि इस ब्लड को कौन फैला रहा है? खून तो बॉडी में बह रहा है और सभी ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, पर खून को शरीर में बहने के लिए मदद कौन कर रहा है? क्या पाइप में पानी अपने आप चला जाता है? नहीं ना,
उस पाइप में पानी डालने के लिए हमें मोटर का यूज करना पड़ता है, तभी तो मोटर कुएं से पानी निकालती है और हमें देती है। फिर हमारे शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो इस ब्लड को सर्कुलेट कर रही है, जो नस है, जो ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर से खून बहता है, उसके अंदर खून को बहने में मदद कौन कर रहा है? सो यू नो दैट द हार्ट कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स फॉर दिस वेरी पर्पस। मतलब आपने देखा होगा कि जब भी हम चेस्ट पर हाथ रखें तो हमें दिल की धड़कनें सुनाई देती, इसका मतलब हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली पंप कर रहा होता है। तो a network that consists of tube or vessels that carry blood away from the heart and those that bring blood back to the heart is spread throughout the body। मतलब कि हमारा जो हार्ट है, इस हार्ट के पास अलग अलग नसें हैं, एक वेन्स है और एक आर्टरीज है। तो ये क्या करती है, एक नस हार्ट से ब्लड को फ्लो करती है और घूम के पूरा वापस हार्ट तक लेकर आती है। मतलब हमारे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। मतलब हार्ट की जो धड़कनें हमें सुनाई देती है वो धड़कनें नहीं है, हार्ट क्या करता है, खून को आगे ढकेलने की मदद करता है, ढकलता है, फेंकता है ऐसे खून को, ढकेलता है ऐसे आगे की ओर ढकेलता है, जिसके कारण खून हमारे शरीर में बहते रहता है। अब तो ये जो नस होती है जिससे खून बहता है, ये हमारे दिल से, हार्ट से शुरू होती है और हार्ट पे ही खत्म होती है, ऐसे आएगी और घुमा के वापस हार्ट पे लेकर आएगी। क्यों? क्योंकि जो अच्छा खून है वो पूरे शरीर में फैलाया जाता है और खराब खून वापस हार्ट में लाया जाता है। तो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को फ्लो करने में भी मदद कर रहा है, साथ में ब्लड को फिल्टर करने में भी मदद करता है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हमें जो भी विटामिन प्रोटीन्स मिलता है और वो सारा खून में मिक्स हो जाता है, तो उसके साथ कुछ गंदगी भी खून में आ जाती है, उसे साफ करने का काम हमारा हार्ट करता है। So the process of keeping the blood flowing through all part of the body is called blood circulation। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो होता है, उस प्रोसेस को हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। Apart from oxygen, blood carry innumerable other substance from the part of the body to another all the time। मतलब कि अगर हम देखें तो जिस तरह से ऑक्सीजन को ब्लड पूरे बॉडी में फैलाता है, उसी तरह से हमारे बॉडी में मिलने वाली सभी चीजों को ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। दैट इज टू इज मेड पॉसिबल बाय सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और इसलिए ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। सर्कुलेशन होना मतलब सर्कल, सर्कल मतलब ऐसा होता है, सर्कल, सर्कल मतलब ये ऐसा गोल गोल जो कभी खत्म नहीं होता, तो उसे ब्लड सर्कुलेशन भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है, ये हार्ट से शुरू होता है और हार्ट पर ही खत्म होता है, तो ये ऐसा चलते रहता है, इसकी प्रोसेस ऐसी ऐसी पूरे शरीर में चलते रहती है। क्यों? अच्छा खून जाएगा, खराब खून आएगा, फिर खराब खून को ये हार्ट प्योर करेगा और खराब खून का हमारे बॉडी में स्टूल में मिला देगा और एनएस के थ्रू शरीर से बाहर छोड़ देगा। सो द हार्ट एंड द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। और हार्ट और हमारे शरीर में फैली हुई काफी सारी असंख्य करोड़ों जो नसें हैं जो हमारे शरीर में फैली हुई है, उन सबको मिलाकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। ओके, कौन सा सिस्टम बनता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। एज long as we are alive, the process of blood circulation goes on continuously day and night। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे शरीर में रात दिन कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलती रहती है बिना रुके। अब यहां पर देखिए, ये है नर्व सिस्टम। ओके, ये है हमारे नस। यहां पर देखिए ये पूरी नसें हैं। ये नसों को दो कलर में डिवाइड किया गया है, रेड कलर और ब्लू कलर। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में अभी बताएंगे। देखिए, द नर्व सिस्टम। ओके, द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर वाइटल फॉर द बॉडी। देखिए, हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ये बहुत बड़ा है, फैला हुआ है। सो दे हैव टू बी कैरीड आउट केयरलेसली, सॉरी केसलेसली। केसलेसली मतलब निरंतर, मतलब कि हमारे बॉडी में
ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारे बॉडी का एक वाइटल सिस्टम है। ओके, और इसलिए ये हमारे शरीर में केसलेसली कंटिन्यूसली चलते रहता है। केसलेसली मतलब हम इसे इंग्लिश में कंटिन्यूसली कह सकते हैं। ओके, हिंदी में हम निरंतर मतलब बिना रुके। So there are some tasks that we carry out only when we like. For example, speaking, running, studying, playing. जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो बिना इजाजत के हमारे शरीर में चलते रहते हैं। मतलब आप सांस को रोक नहीं सकते, आप खाना पचाना रोक नहीं सकते, पर बहुत सारे टास्क ऐसे हैं जो हमारे मंजूरी से ही चलते हैं। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होता। जैसे जब तक आप बोलेंगे नहीं, ओके, जब तक आप चाहेंगे नहीं कि आपको बोलना है तब तक आप बोलना रोक सकते हैं, आप दौड़ना रोक सकते हैं, आप पढ़ाई करना रोक सकते हैं, आप खेलना रोक सकते हैं, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है। पर जो हमारे विल में नहीं होता, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो ऐसे बहुत सारे टास्क के बारे में अभी हमने पढ़ा है। जैसे दिमाग का सोचना, ओके, दिमाग का काम करना, ये ब्रेन कंटिन्यूसली काम करते रहता है। ओके, या फिर रेस्पिरेशन होना, ओके, हार्ट का पंपिंग करना, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस, ये कंटिन्यूसली चलने वाली है। यू हैव लर्न दैट कोऑर्डिनेशन मींस पेइंग अटेंशन टू ऑल द डिफरेंट फंक्शन एंड ensuring that they all occur at the right time and in the right manner. तो देखिए कि हमें अब ये सीखना होगा कोऑर्डिनेशन के बारे में। हमें क्या सीखना है अभी? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? जब सभी लोग मिलकर सही काम करते हैं तो उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और जब इनका कोऑर्डिनेशन एकदम परफेक्ट होगा तो ही पूरी प्रोसेस होती है। ओके, सो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं जो सभी के घर में होता है। एक सिलाई मशीन का एग्जांपल लेते हैं। तो सिलाई मशीन में बहुत सारे पार्ट होते हैं। सुई नीडल लगी होती है, धागा लगा होता है, चक्री लगी होती है, बॉबिन लगी होती है, छोटी व्हील होती है, बड़ी व्हील होती है, और उसके अंदर काफी सारे पार्ट होते हैं। उन सबका काम क्या है? सिर्फ कपड़े को सिलना। ओके, उन सबका काम क्या है? सिर्फ एक कपड़े को सिलना। पर अगर गलती से सुई टूट जाए तो कपड़ा नहीं सिया जा सकता, धागा टूट जाए तो कपड़ा नहीं सिला जा सकता, चक्का ना घूमे, उसका व्हील ना घूमे तो कपड़ा नहीं सिला जा सकता, उसके अंदर के पार्ट अगर काम ना करे तो भी कपड़ा नहीं सिला जा सकता। मतलब कि अगर एक टीम वर्क चल रहा है और उस टीम वर्क में अगर एक ने भी काम करना बंद कर दिया तो वो काम सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो सकता। तो जब सभी लोग मिलकर अपना काम सही तरीके से करते हैं, सही समय पर करते हैं, ओके, सब अपना काम कर रहे हैं पर राइट टाइम में उसे करना जरूरी है, राइट मैनर में सही तरीके से उसे करना जरूरी है। जब ऐसा काम होता है तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो मेंटेनिंग दिस कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, और इस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने का काम हमारे दिमाग का होता है, हमारे ब्रेन का होता है। हमारा ब्रेन इस कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यू मेंटेन कर, चाहे आप सोती भी रहे, आप बोलेंगे मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, मेरा ब्रेन रिलैक्स कर रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे टास्क अभी भी ऐसे होते हैं जो कभी नहीं रुकते, वो चलते रहते हैं। उन सब पर कंट्रोल आपका ब्रेन करता है। सो देयर इज नेटवर्क दैट कनेक्ट द ब्रेन विथ ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा माया जाल बना हुआ है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे ब्रेन ने पूरे बॉडी में कनेक्ट करके रखा हुआ है। सो दिस इज नेटवर्क ऑफ नर्व दैट कैरी मैसेज एंड फ्लो बिटवीन द ब्रेन एंड पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये जो पूरा मतलब नेटवर्क है, ये नर्व का बना हुआ है, जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये है नर्व, इसे हम कहते हैं नर्व सिस्टम। और इसी के कारण हमारे बॉडी में मैसेज जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ब्रेन मैसेज बॉडी पार्ट को कैसे भेजता है? सिंपल सी बात है, आप रास्ते से जा रहे हो, तो रास्ते से आप जा रहे हो तो आपने अचानक सांप को देख लिया, तो आप क्या करते हैं? पहले तो रुक जाते हैं। ओके, अचानक आप रुकते हैं और उसके बाद तुरंत पीछे मुड़ के भागते रहते हैं। आप क्यों भागते हैं? आपने क्यों सांप को देखकर डर गए? क्योंकि आपके मन में एक कंसेप्ट बना हुआ है कि सांप जहरीला है, वो खतरनाक होता है, ओके, उससे दूर रहना चाहिए। तो जैसे ही आप अपनी आंखों से सांप को देखते हो तो सांप की इमेज आपके ब्रेन में बन जाती है।
आपका ब्रेन उसे पहचान लेता है कि भाई ये सांप है, अगर आपको ये काटेगा तो आप मर जाएंगे। तो आपका ब्रेन ये मैसेज देता है आपके पैरों को कि बेटा पीछे मुड़ ले और रिटर्न यहां से भाग ले। और ये प्रोसेस हमें, अब देखिए इस प्रोसेस को बताने के लिए अगर मुझे कुछ सेकंड लगे, पर ये प्रोसेस इतने चंद सेकंड में होती है हमें पता भी नहीं चलता। पर इन सब चीजों पर कंट्रोल कर रहा होता है हमारा ब्रेन, दैट इज द बॉस ऑफ अवर बॉडी। सो द ब्रेन एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व आर टुगेदर कॉल्ड नर्व सिस्टम। और हमारे बॉडी में जितने भी नर्व्स बनी हैं और ब्रेन मिला है, इन नर्व्स और ब्रेन से मिलकर नर्व सिस्टम बनता है। तो द नर्व सिस्टम फंक्शन टू कोऑर्डिनेट ऑल अवर बॉडी फंक्शन। तो जो नर्व सिस्टम है ये क्या करता है, नर्व सिस्टम फंक्शन टू कोऑर्डिनेट ऑल द बॉडी फंक्शन, मतलब कि सभी बॉडी के सभी काम को सही तरीके से करने के लिए हमारा ब्रेन मदद करता है। सही पूरे बॉडी के पार्ट्स को एक जैसे, पूरे बॉडी के ऑर्गन को सही समय पर काम करने के लिए ब्रेन ही उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे हमारे बॉडी में पूरा कोऑर्डिनेशन चलते रहता है। कैन यू टेल हाउ डू वी नो दैट वी आर हंग्री एंड व्हाट वी शुड नाउ ईट? हमें कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं और आपको भी क्या खाना चाहिए? ओके, तो जब भी हमें भूख लगती है तो हमारे बॉडी की एक्टिविटीज कम हो जाती है, हमारा शरीर थोड़ा सा कमजोर फील करता है, हमारे पेट में थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है। ओके, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लगी, कुछ खा लेना चाहिए। सो हाउ डू द सैलिवरी ग्लैंड कम टू नो दैट देयर इज अ फूड इन माउथ एंड इट इज टाइम टू सीक्रेट सलाइवा? देखिए, जब हम खाना चबाते हैं तो चबाते समय हमारा ब्रेन जो है सभी चीज को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा ब्रेन जो है वो सैलिवरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा ब्रेन ही सैलिवरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देता है कि मुंह के अंदर खाना है जो चबाया जा रहा है, उस खाने को और स्टिकी बनाने के लिए सैलिवरी की जरूरत है। और वो मैसेज करता है सैलिवरी ग्लैंड को, और सैलिवरी ग्लैंड सैलिवरी सीक्रेट करती है, छोड़ती है, जिससे हमारे खाने में वो मिक्स हो जाता है और हमारा चबाया हुआ खाना हल्का सा चिकटा हो जाता है और वो आसानी से फूड पाइप से गुजरने लगता है। सो व्हाट मेक रेस्पिरेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन गो ऑन ऑल द टाइम एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैपन एट द राइट टाइम? ये ऐसा कौन करता है, मतलब क्यों होता है ऐसा कि रेस्पिरेशन सही समय पर चल रहा है, डाइजेशन सही समय पर चल रहा है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन सभी चीजों पर हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं ड्रिंकिंग अल्कोहल हैज मेनी इल इफेक्ट ऑन टुडे? अल्कोहल पीना मतलब शराब पीना। ओके, जो लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, तो उसे ही अल्कोहल कहते हैं। तो अल्कोहल पीने वाले, शराब पीने वाले जो होते हैं, उनके शरीर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इट अफेक्ट द नर्व सिस्टम लीडिंग टू लूज कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब आपने देखा होगा कि जो लोग शराब पीते हैं वो ढंग से चल नहीं पाते, वो कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कहीं पर भी चलते। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो शराब होती है उसमें अल्कोहल होता है, अल्कोहल में नशा होता है। नशा क्या करता है, हमारे नर्व सिस्टम को स्लो कर देता है, हमारे नर्व सिस्टम पर इफेक्ट करता है, मतलब हमारे ब्रेन पर इफेक्ट करता है। समझिए, पूरे नर्व सिस्टम पर इफेक्ट कर रहा है, मतलब जिसको ब्रेन चला रहा है, ब्रेन मेंटेन कर रहा है, उस सिस्टम को वो स्लो कर देता है, एक तरह से हमारे बॉडी को हैंग कर देता है। ओके, और जिसके कारण हमारा कोऑर्डिनेशन, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन पैरों से खत्म हो जाता है। इसलिए पैर कभी इधर चला और कभी उधर चला हो जाता है। तो बॉडी के साथ ब्रेन का कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है, और ये काम होता है अल्कोहल के कारण। दैट इज वाई इट इज डेंजरस टू ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल। इसलिए शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना ये बहुत डेंजरस होता है, और इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव मना किया जाता है। इफ वन कीप ड्रिंकिंग अल्कोहल फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है, शराब पी रहा है, इट कॉजेज अल्सर, तो उसे अल्सर होता है।
ऑन इनर लाइनिंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्सर होता है और वो अल्सर बड़ा होने लगता है, फोड़ा बढ़ने लगता है। अल्सर एक मतलब ऐसा समझिए, अब आपको यहाँ पर जरूर इमेज होनी चाहिए। अब अल्सर की बात हुई है, यस, यहाँ पर देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर देखिए ये छोटा सा पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। ये एक हमारे शरीर में होने वाली एक अतड़ी है छोटी सी जो बंद है। तो अगर हम कंटिन्यूअसली अगर कोई ड्रिंक करता है तो ये खराब होने लगती है और ये खराब हुई तो ये बढ़ने लगती है, ये बढ़ने लगती है। ये बढ़ना मतलब फोड़ा होना, अंदर हमारे बॉडी के अंदर फोड़ा फुंसी होना। ओके, उसी को इंग्लिश में अल्सर कहते हैं। हमारे चेहरे पर भी अगर कभी फुंसियां आ जाती है तो उसको भी इंग्लिश में नाम अल्सर ही कहलाता है। ओके, अल्सरेशन होना मतलब किसी चीज का बढ़ना। तो यहाँ पर इसका अल्सरेशन होना शुरू हो जाता है। ओके, और जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। और इसी से लीवर भी काम करती है, क्योंकि देखिए जो अल्कोहल है वो बहुत हैवी होता है, उसे डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं। ओके, और उसे छानते छानते साफ करते करते हमारा लीवर भी डैमेज हो जाता है। तो इट कैन ऑल्सो सीरियस अफेक्ट द फंक्शन ऑन लीवर एंड किडनी। और इसलिए अल्कोहल जो है हमारे बॉडी में लीवर और किडनी पर भी बुरा असर डालता है। यूज योर ब्रेन पावर। अब देखते हैं यहां पर क्या है। Which system work together to provide the body with energy? ऐसा कौन सा सिस्टम है हमारे बॉडी में? ओके, विच सिस्टम वर्क टुगेदर, कौन सा सिस्टम है जो एक साथ मिलकर काम करता है जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है? तो हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके, ये पूरा मिलकर काम करता है। और जब तक हमारे बॉडी में कोई भी चीज जाएगी नहीं और जब तक वो डाइजेशन नहीं होगी तो एनर्जी कहां से देगी? तो अब आइए अदर सिस्टम इन द बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। वी हैव लर्न some things about the respiratory system, digestive system, circulatory system that coordinate, okay, system that coordinate the function of all the system, the nerve system. Beside of these there are several other system in body. हमने देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम पढ़ा, नर्व सिस्टम पढ़ा, पर इनके अलावा भी और अदर सिस्टम्स भी हमारे बॉडी में हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द स्केलेटल सिस्टम गिव सपोर्ट एंड शेप ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इनसाइड इट। जैसे देखिए हमारे बॉडी में कौन सा सिस्टम है? स्केलेटल। स्केलेटल मतलब हड्डियां, हड्डियों का ढांचा हमारे शरीर में है। तो हमारे देखिए अगर कोई घर बना रहा हो तो उस घर को आकार कैसा मिलता है? जैसे उसके कॉलम्स होंगे, जैसे उसके कॉलम होंगे वैसे उस घर को आकार मिलता है। जैसे ही हमारे शरीर में हड्डियां होंगी वैसे हमारे शरीर को आकार मिलेगा, शेप मिलेगा। ओके, तो हमारी हड्डियां जिस तरह से उस तरह से हमें शेप मिलता है। डॉग की हड्डियां जिस तरह से उस तरह से उसे शेप मिलता है। ओके, तो यहां पर अभी हम देखेंगे हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सपेल द वेस्ट सब्सटेंस दैट आर फॉर्म इन द बॉडी। जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी में, एक्सक्रिएटरी सिस्टम एक्सपेल द वेस्ट सब्सटेंस, मतलब हमारे बॉडी में एक एक्सक्रिएटरी सिस्टम है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम का मतलब होता है, उसका काम होता है हमारे शरीर में तैयार हुए वेस्ट प्रोडक्ट को, हमारे शरीर में तैयार हुए स्टूल को शरीर से बाहर भेज देना। उसे, उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहा जाता है। जैसे गाय अगर गोबर कर रही है तो उस गोबर करने के पूरे सिस्टम को, उस गोबर करने के लिए जो पूरा मदद हो रही है उसके शरीर में, उस पूरे सिस्टम को एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहा जाता है। तो द वर्किंग ऑफ ऑल दिस सिस्टम इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। और ये जो सिस्टम है, ये सभी सिस्टम का एक साथ काम करना इतना आसान नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ओके, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट देम। पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, सभी के बारे में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ द फंक्शन ऑफ एनी वन ऑफ अवर सिस्टम डिस्टर्ब, मान लीजिए हमारे शरीर का एक भी फंक्शन डिस्टर्ब हुआ, इट अफेक्ट टू ऑल अदर सिस्टम इन द बॉडी, ये शरीर के सभी सिस्टम पे फर्क पड़ेगा।
हमारे शरीर में लंग्स खराब हो गया हम मर जाएंगे, हार्ट खराब हो गया हम मर जाएंगे, अतड़ियां खराब हो गई हम मर जाएंगे, ब्रेन खराब हो गया हम मर जाएंगे। मतलब जो भी ऑर्गन हमारे शरीर का इंटरनल ऑर्गन खराब हुआ हम मर जाएंगे। मतलब कि एक भी सिस्टम अगर खराब होता है तो हमारा पूरी बॉडी ही फेल हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। काफी बड़ा ये वीडियो हो चुका है, लगभग 1 मिनट 20 सेकंड का, सॉरी 1 घंटे 20 सेकंड का वीडियो हो चुका है। अब इसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और हमने जो भी चीजें आपको बताई है जरूर आपको समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमेशा की तरह हम क्वेश्चन आंसर सबको देते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा दूसरे पेज में। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और उसके आंसर्स हैं। ओके, टेक दिस स्नैपशॉट। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी है। ओके, टेक दिस स्नैपशॉट। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें पहले का आंसर है ऑक्सीजन, दूसरे का आंसर है बैग। उसके बाद 4th है मैच द फॉलोइंग और ये है उसका आंसर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये वाला जो है नीचे वाला पोर्शन, ये इसका आंसर है। लंग्स, रेस्पिरेशन, स्टमक, डाइजेशन, हार्ट, सर्कुलेशन, ब्रेन, कोऑर्डिनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ए। ओके, टेक दिस स्नैपशॉट। देन क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो है, बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का बी और सी, इसका आप एक साथ स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ए, बी और सी तीनों यहां पर एक ही पेज में है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बस इतना ही। ओके, इसी के साथ ये लेसन यहीं पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमने जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी और आपको जो भी एक्सप्लेन किया, अगर वो आपको जरूर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे लेसन नंबर 22 को कंप्लीट। चलिए, बाय बाय। कंटिन्यू 1.5 घंटा बोल रहे हैं यार।